लास्ट टाइम हमने वेरिएंसेस का जो चैप्टर है इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन, इस चैप्टर में हमने मटेरियल के जो वेरिएंसेस थे उसके फार्मूले पढ़ लिए थे। ठीक है, मटेरियल के जो वेरिएंसेस है उसके फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक हो गया। फार्मूले हमारे पास जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। एक मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है हमारे पास, फिर मटेरियल का एक्टिविटी वेरिएंस और फिर मटेरियल का टोटल वेरिएंस है। मैं ज़रा इनके फार्मूले दोबारा लिखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसका तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले फार्मूला लिखोगे, आप सबसे पहले फार्मूला लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आप उसके अंदर जो डेटा है वो पुट करोगे। पहले आप फार्मूला लिखोगे, उसके बाद उसमें डेटा पुट करोगे आप। तो मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है हमारे पास, मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है उसका फार्मूला हमारे पास था जो प्राइस वेरिएंस है। अच्छा याद रखे, बल्कि इससे पहले मैं ज़रा फिर वो तीनों चीज़ें दोबारा बनाना चाहूँगा। एक हमारे पास था फिक्स्ड बजट, ठीक है। एक हमारे पास था फ्लेक्स्ड बजट, और एक हमारे पास थे एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट्स। फिक्स्ड बजट जो है इसमें एक्टिविटी लेवल भी बजटेड होती है, बजटेड एक्टिविटी, और उसमें जो रेट्स होते हैं वो भी बजटेड ही होते हैं, एस्टिमेटेड रेट्स। फ्लेक्स बजट में एक्टिविटी एक्चुअल होती है, एक्चुअल एक्टिविटी, लेकिन जो रेट्स होते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं, वो बजटेड होते हैं, एस्टिमेटेड रेट्स। एक्चुअल रिजल्ट में दोनों चीजें एक्चुअल होती है, एक्टिविटी लेवल भी एक्चुअल होता है और जो रेट होते हैं वो भी एक्चुअल होते हैं, एक्चुअल रेट्स। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास जो वेरिएंस आएगा उसको एक्टिविटी का वेरिएंस या फिर उसको वॉल्यूम वेरिएंस कहा जाता है, वॉल्यूम वेरिएंस कहा जाता है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो फिर हमारे पास जो वेरिएंस आते हैं उसको रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस और या फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो फिर हमारे पास जो वेरिएंस आते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको टोटल वेरिएंस कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास जो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है या जो रेट वेरिएंस है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो फ्लेक्स्ड बजट है और जो एक्चुअल है इनको कंपेयर किया जाएगा। जो फ्लेक्स्ड और एक्चुअल है इनको कंपेयर किया जाएगा, जो फ्लेक्स्ड और एक्चुअल है इनको कंपेयर किया जाएगा, तो हमारे पास जो प्राइस वेरिएंस है उसका फार्मूला बनेगा। अब मैंने कहा था कि कॉस्ट अगर बजट में ज्यादा हो तो बेहतर होता है, एक्चुअल में जब कम हो जाए तो ये अच्छी बात होती है। तो इसलिए बजट में ज्यादा हो तो बेहतर होता है, तो बजट को ऊपर रखेंगे और एक्चुअल को नीचे रखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये फार्मूले कल मैं लिखवा चुका हूं। से माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद दूसरा वेरिएंस है हमारे पास मटेरियल का एक्टिविटी वेरिएंस। एक्टिविटी वेरिएंस में क्या होता है, जो फिक्स्ड बजट है और जो फ्लेक्स्ड है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है।
तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। जो टोटल का फार्मूला है उसके दो फार्मूले, बेसिकली मटेरियल टोटल वेरिएंस जो है इसके दो फार्मूले हैं। एक हमारे पास है प्राइस वेरिएंस प्लस एक्टिविटी वेरिएंस, या तो इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है, और या फिर इसका अपना जो फार्मूला है वो लगाएं। इसका अपना जो फार्मूला है वो क्या है, वो ये है। हम फिक्स्ड बजट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जो प्राइस वेरिएंस है, जो प्राइस वेरिएंस है इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने फ्लेक्स्ड बजट से जो एक्चुअल रिजल्ट है वो माइनस कर दी। फ्लेक्स्ड बजट से जो एक्चुअल रिजल्ट है वो माइनस कर दिए, ठीक है। जो एक्टिविटी वेरिएंस है इसमें क्या किया है, इसमें फिक्स्ड बजट से जो फ्लेक्स्ड बजट है वो माइनस कर दिया है, इनका डिफरेंस लिया है। और टोटल वेरिएंस में क्या किया है, जो फिक्स्ड बजट है और जो एक्चुअल रिजल्ट है इनका डिफरेंस लिया है। अब मैं क्वेश्चन रीड करके डेटा उसमें पुट करूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइस में, एक्टिविटी में, टोटल में, वो मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी असाइनमेंट होगी। प्राइस या रेट वेरिएंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, द बजटेड मटेरियल कॉस्ट फॉर CTF लिमिटेड वर 800 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 20 ईच। ये 800 जो है ये बजटेड यूनिट्स हैं और 20 जो है वो एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। बजटेड यूनिट्स तो प्राइस वेरिएंस में नहीं आते, लेकिन एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आता है, वो है डॉलर तुम्हारा अकाउंट है जो है $20। इसके बाद क्वेश्चन मैं आगे रीड कर रहा हूं। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर द मंथ वर 17,600 एंड 820 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। 17,600 820, एक्चुअल यूनिट्स 820 हैं और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 17,600 है। इन दोनों की जो कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन है उसको क्या कहा जाता है, ये मैं कल लिखवा चुका हूं, टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जहां पर एक्चुअल और एक्चुअल मल्टीप्लाई होंगे उनकी मल्टीप्लाइड फिगर क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी। तो 820 ज़रब 20 ये 16,400 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाली फिगर है ये 16,400 आ जाएगा, माइनस 17,600, तो हमारे पास 1200 का नेगेटिव यानी एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी असाइनमेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। एक्टिविटी वेरिएंस में क्वेश्चन नंबर 1, द बजटेड मटेरियल कॉस्ट फॉर CTF लिमिटेड वर 800 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 20। ठीक हो गया। बजटेड यूनिट्स 800 है और एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट 20 है। बजटेड यूनिट्स 800 है, एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट 20 है, एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट 20 है। अब हमें एक्चुअल यूनिट्स चाहिए, वो हमें बता दिए हैं 820। एक्चुअल यूनिट्स जो है वो 820 है, तो 820 ज़रब 20 ये 16,400 हो जाएगा, ठीक है। और 800 ज़रब 20 जो है, 800 ज़रब 20 ये 16,000 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये करते इसमें 400 हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये भी एडवर्स आ जाएगा।
उसके बाद टोटल वेरिएंस में देखिए प्राइस वेरिएंस 1200 एडवर्स है, जमा एक्टिविटी वेरिएंस जो है वो 400 एडवर्स है, तो ये दोनों मिला के 2000 एडवर्स हो जाएगा। 2000 नहीं, सॉरी 2000 नहीं, 12 और 4 1600 एडवर्स हो जाएगा, 1600 एडवर्स हो जाएगा। लेकिन टोटल का अपना फार्मूला भी है। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, टोटल वेरिएंस का अपना फार्मूला है, बजटेड प्रोडक्शन है 800 और एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट 20 है, 800 और ये 20 है। जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो 17,600 पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में, तो 800 जरा 20 से आ जाएगा हमारे पास 16,000, तो 16,000 और 17,600, 16,000 माइनस 17,600, तो ये 1600 का एडवर्स आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है जी, ये रहे हमारे पास वेरिएंसेस। लेबर के वेरिएंसेस जो है वो हम कल ही पढ़ चुके हैं, सेल्स के वेरिएंसेस हम पढ़ चुके हैं, ये सारे वेरिएंसेस हम पढ़ चुके हैं। याद रखे आपको कहा जाए एक्टिविटी का वेरिएंस, तो आपको पता होना चाहिए कि किन दोनों को कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे फिक्स्ड और फ्लेक्स को कंपेयर करेंगे। अगर प्राइस का वेरिएंस हो, रेट का वेरिएंस हो, तो फिर फ्लेक्स्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर टोटल वेरिएंस हो तो फिर क्या किया जाएगा, फिर जो एक्चुअल और फ्लेक्स्ड है हमारे पास उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। समझ आ गई ये चीज, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इस तरह आपको फार्मूला भी जो है वो याद रहेगा, काफी हद तक आपको फार्मूला जो है वो याद होने में हेल्प मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसमें छोटे छोटे दो चीजें हैं थ्योरी से रिलेटेड है। कंपैरिजंस जो है वो किन सर ये किन लेबर चीजों की वेरिएंस आपस नहीं में। पड़ा सर, जी, लेबर वेरिएंस नहीं पड़ा सर, लेबर वाला। लेबर वाला नहीं पड़ा, यस सर। लेबर वाला तो सबसे पहले पड़ा है, मटेरियल से पहले पड़ा है लेबर का। अच्छा, एक मिनट, नहीं पड़ा सर। ओहो ये तो F2 निकला है, एक मिनट एक मिनट। कल वाला जो हमारा लेक्चर था, कल वाला वो था 23 जुलाई वाला था ना। यस सर 23 जुलाई। हाँ एक मिनट अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये रहा, इसमें सेल्स के वेरिएंसेस हो गए। कम ऑन यार। अच्छा जी, इसके बाद ये सेल्स के क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद ये मटेरियल के वेरिएंसेस। अच्छा ठीक है, ये मटेरियल के फार्मूले लिखवाए थे लेकिन इसके क्वेश्चंस अभी कर लिए। हाँ लेबर के अभी करवा देता हूँ, ठीक है सही है, लेबर के भी करवा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। बस पेज खत्म हो गया, अगले पेज से मैं करवाऊंगा लेबर के वेरिएंसेस। लेबर के और मटेरियल के जो वेरिएंसेस है ना, जो मटेरियल के वेरिएंसेस है, आप उसमें मटेरियल का लफ्ज हटा के लेबर का लफ्ज लिख दें तो आपके पास वेरिएंसेस लेबर के कैलकुलेट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये चीज याद रखनी, मैं बार बार बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले है लेबर का रेट वेरिएंस, सबसे पहले हमारे पास है लेबर का रेट वेरिएंस। लेबर के लिए प्राइस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है, मटेरियल के लिए रेट और प्राइस दोनों का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेबर के लिए प्राइस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। लेबर वेरिएंसेस, लेबर में जो रेट वेरिएंस है, मटेरियल का रेट वेरिएंस देखे क्या फार्मूला है उसका, मटेरियल का रेट वेरिएंस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट। ये जो मटेरियल का लफ्ज है ये हटा दे तो लेबर का फार्मूला बन जाएगा, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट हो जाएगा। बस जहां जहां पर मटेरियल का लफ्ज आया हुआ है वहां वहां पर लेबर का लफ्ज लगा दे तो आपके पास वेरिएंसेस के फार्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल, ओ हुई फिर मटेरियल का लफ्ज लिख दिया, लेबर का लफ्ज लिखना है एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट
पर यूनिट। ये सेम वही फार्मूले है, वहां से मटेरियल का लफ्ज हटा के लेबर का लफ्ज देते फार्मूले। तो अगर नीचे पॉजिटिव आए तो फेवरेबल, अगर नेगेटिव आए तो एडवर्स। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास वो है लेबर का एक्टिविटी वेरिएंस। वो क्या है लेबर का एक्टिविटी वेरिएंस। एक्टिविटी वेरिएंस में किन दो को कंपेयर करना है ये आपको पता होना चाहिए, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्स्ड को कंपेयर करना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। और ये मैं असल में क्या कर रहा हूं, मैं जरा साथ साथ बताता चलूं। जो रेट वेरिएंस है इसमें मैं क्या करूं, मैं फ्लेक्स्ड बजट से जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो माइनस कर रहा हूं, उनका डिफरेंस ले रहा हूं बेसिकली। इसी तरह से जो एक्टिविटी वेरिएंस है इसमें फिक्स्ड बजट और जो फ्लेक्स्ड है उनका डिफरेंस ले रहा हूं मैं। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास तीसरा जो वेरिएंस है वो है लेबर का टोटल वेरिएंस। टोटल के दो फार्मूले हैं, एक रेट वेरिएंस प्लस एक्टिविटी वेरिएंस, रेट वेरिएंस प्लस एक्टिविटी वेरिएंस। और या फिर टोटल का अपना फार्मूला है, वो क्या है, वो ये है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। और ये मैंने क्या किया है, ये मैंने फिक्स्ड बजट से, क्योंकि टोटल का वेरिएंस है तो फिक्स्ड और एक्चुअल को कंपेयर किया जाएगा, फिक्स्ड बजट और एक्चुअल को कंपेयर किया जाएगा। तो मैंने फिक्स्ड बजट से किसका डिफरेंस लिया है, एक्चुअल का डिफरेंस लिया है। फिक्स्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके जो डिफरेंस आए वो टोटल का वेरिएंस होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वही मटेरियल वाले फार्मूले हैं, लेकिन मटेरियल के फार्मूलों में मटेरियल का लफ्ज हटा दे तो उससे लेबर के वेरिएंसेस के फार्मूले बन जाएंगे। तो यहां पर अगेन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवाता जाऊंगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हर एक में, रेट में, एक्टिविटी में, टोटल में, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपकी असाइनमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करने लगा हूं रेट वेरिएंस। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इन वेरिएंसेस को जिसके ऊपर जो सवालात आप करोगे उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि आप पहले फार्मूला लिखोगे, उसके बाद उसमें जो डेटा है वो पुट करोगे। तो लेबर का जो रेट वेरिएंस है उसका फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, ऊपर तो लिखवा दिया, आप क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं। रेट वेरिएंस में हम क्या करेंगे, जो फ्लेक्स्ड बजट है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा एक मिनट, यहां पर जी सर कोई कुछ पूछ रहा है, नोट्स रीसेंड के ब्याह ग्रुप के सर। अच्छा जी, ये इधर देखिए जरा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है कि जहां पर एक्चुअल और एक्चुअल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनकी मल्टीप्लाइड फिगर क्वेश्चन में पहले से गिवन होती है, तो इनकी मल्टीप्लाइड फिगर कहलाई जाएगी टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। जहां पर बजटेड और बजटेड मल्टीप्लाई होंगे उनकी भी मल्टीप्लाइड फिगर क्वेश्चन में पहले से गिवन होती है। टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट इसको कहा जाएगा, टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट इसको कहा जाएगा। इसी तरह से यहां पर फिर एक्चुअल और एक्चुअल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, रेट वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में करने लगा हूं। द बजटेड लेबर कॉस्ट फॉर बी कंपनी वाज 10.2 पर यूनिट फॉर 20,000 यूनिट। ये बजटेड यूनिट्स हैं
और एस्टिमेटेड जो है कॉस्ट पर यूनिट कितनी, वो 10.2 है। तो यहां पर हमारे पास 10.2 आ जाएगा, लेकिन जो बजटेड यूनिट्स है ना वो रेट वेरिएंस में नहीं आते। उसके बाद एक्चुअल लेबर कॉस्ट वाज 10.5 पर यूनिट फॉर 22,000 यूनिट्स। ये 10.5 था, सॉरी 22,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, और ये 10.5 था एक्चुअल जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, 10.5 था। बस हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा 22,000 इंटू 10.2, ये हो जाएगा 22,44,000, 22,44,000 से हम माइनस करेंगे 22,000 इंटू 10.5, 23,1,000। हाँ जी, 22,44,000 माइनस ये, तो ये 6,600 का एडवर्स आ जाएगा, 6,600 का एडवर्स आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है लेबर का, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहता हूं ताकि क्वेश्चंस इसमें आ जाए। लेबर का एक्टिविटी वेरिएंस, एक्टिविटी वेरिएंस का फार्मूला है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन। ये मैं फिक्स्ड बजट और फ्लेक्स्ड बजट का कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों में रेट सेम होता है, यूनिट्स का डिफरेंस होता है। एक्टिविटी वेरिएंस में क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा हूं मैं। द बजटेड लेबर कॉस्ट फॉर बी कंपनी वाज 10.2, 20,000 यूनिट्स। ये 10.2 था और ये 20,000 यूनिट्स थे, और एक्चुअल यूनिट्स कितने थे, वो 22,000 थे। तो 22,000 इंटू 10.2, ये हो जाएगा 22,44,000। उसके बाद 20,000 इंटू 10.2, ये 204,000, 204,000 हो जाएगा, माइनस 22,44,000, तो ये 20,400 का एडवर्स आ जाएगा, 20,400 का नेगेटिव यानी एडवर्स आ जाएगा, 20,400 का एडवर्स आ जाएगा। इसके बाद तीसरा जो वेरिएंस है हमारे पास वो है लेबर का टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस के दो फार्मूले हैं, ठीक है। मैं इसका अपना जो फार्मूला है वो लिख रहा हूं। इसका अपना फार्मूला क्या है, वो ये है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं फिक्स्ड बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स का कंपैरिजन ले रहा हूं। एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, बजटेड प्रोडक्शन जो है वो 20,000 है, ये 10.2 है, ये 10.5 है, और ये 22,000 है। 20,000 इंटू 10.2, ये 20,400 हो जाएगा, सॉरी 2,04,000 हो जाएगा। और 22,000 इंटू 10.5, ये हमारे पास हो जाएगा 23,1,000,000। तो 204,000 माइनस 231,000, ये 27,000 का नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, ठीक है। और अगर आप टोटल वेरिएंस जो है वो प्राइस और उसको करके करना चाहते हैं तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। 20,400 एक्टिविटी वेरिएंस और प्राइस रेट वेरिएंस 6,600 नेगेटिव, दोनों प्लस हो जाएंगे तो वो 27,000 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेबर के वेरिएंसेस भी हो गए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है हर एक में, वो आपकी असाइनमेंट है। अब इसके बाद हमारे पास थ्योरी के दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला क्या है, पहला है टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। याद रखिए जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन हम डिफरेंट चीजों की कर सकते हैं,
बट सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कंपैरिजन मीनिंगफुल है। मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो गाड़ी है वो मोटरसाइकिल से ज्यादा तेज भागती है। कंपैरिजन करने पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। रीजन क्योंकि गाड़ी जो है वो फोर व्हीलर है, बाइक जो है टू व्हीलर है। गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी कुछ और है, बाइक के इंजन की कैपेसिटी कुछ और है। ठीक है, दोनों को ड्राइव करने का तरीका कुछ और है। दोनों को ड्राइव करने के लिए आपके रोड के ऊपर जो लाइंस है वो डिफर, तो ये कंपैरिजन तो की जाती है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं होती। तो यहां पर उसी कंपैरिजन की बात हो रही है कि कंपैरिजन करने पे तो हम कर सकते हैं कंपैरिजन, लेकिन फिर कौन सी कंपैरिजन मीनिंगफुल होती है कौन सी नहीं होती। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फोन को जो है लेट से कैमरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मोबाइल फोन जो है वो अलहदा प्रोडक्ट है और कैमरा जो है अलहदा प्रोडक्ट। मिसाल के सोनी कंपनी जो है वो अपने आप को दूसरे उसमें उनके जो प्रोडक्ट्स है वो अलहदा है, दूसरे इदारों के जो प्रोडक्ट्स है वो अलहदा है। ठीक है, तो अगर ये अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर, तो कंपैरिजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं ये फिर मैटर करता है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट्स ऐसे हो जिनका जो आपकी डिफरेंट नीड्स को पूरा करे तो फिर वो मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब आप मोबाइल फोन को गाड़ी के साथ कंपेयर करते हैं तो मोबाइल फोन आपके किसी और नीड को पूरा करता है और गाड़ी जो है वो आपकी किसी और जरूरत को पूरा करती है, तो ये दोनों फिर कंपैरिजन नहीं हो सकती। ठीक हो गया, ये मीनिंगफुल नहीं होगी। आप बजट्स के साथ अपने एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं। ये तो हम पीछे जो वेरिएंस है हम यही चीजें तो पढ़ रहे थे कि कभी फिक्स बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कभी फ्लेक्स को कंपेयर, कभी फ्लेक्स बजट को फिक्स के साथ कंपेयर। तो आप बजट्स के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर फ्लेक्स्ड और एक्चुअल कंपेयर किया जाए तो ये मीनिंगफुल कंपैरिजन होगा। रीजन क्योंकि दोनों सेम एक्टिविटी के ऊपर होते हैं। फ्लेक्स्ड बजट और एक्चुअल जो है अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो ये मीनिंगफुल कंपैरिजन होती है। इसी तरह से आप एक इदारे को दूसरे इदारे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एलाइड बैंक को कंपेयर कर सकते हैं एमसीबी बैंक के साथ। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब ये मीनिंगफुल कंपैरिजन है क्योंकि दोनों बैंकिंग सेक्टर में है। लेकिन अगर आप एलाइड बैंक को पीएसओ पंप के वाले के कंपनी के साथ आप कंपेयर करना चाहें तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है अदर ऑर्गन, लेकिन इनका जो फील्ड है वो भी डिफरेंट है, तो वो फिर मीनिंगफुल नहीं होता। इसी तरह से आपने जो एस्टिमेट्स किए हुए हैं फ्यूचर के लिए, आपको जो लग रहा है कि होने वाला है, आप उसके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप कंपेयर, मिसाल के तौर पर स्केन्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है और स्केन्स के अंदर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि स्केन्स का कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट और पेक का कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो फिर ये मीनिंगफुल होगा क्योंकि दोनों सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट इदारों के अकाउंट। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन को अकाउंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन ये फिर मीनिंगफुल नहीं होता। ये लेजर्स जो है इनके साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने जो लेजर्स बनाए हुए हैं आप लोग अपने F1 F2 के अंदर यही चीजें पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, टी अकाउंट्स लेजर्स वगैरह जो है ये आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक हो गया, तो आप इनके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अपने जो आपके बजट्स हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हैं जो आपके पास एक्चुअल डेटा आया हुआ है। प्रीवियस पीरियड के साथ आप कंपैरिजन, मिसाल के तौर पर आप 2017 को 2016 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप जनवरी को मिसाल के तौर पर फरवरी को जनवरी के साथ कंपेयर कर प्रीवियस पीरियड के साथ। ठीक है, आप अगस्त को जुलाई के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दिसंबर को नवंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, 2018 को 2010 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस पीरियड तो कोई भी हो सकता है। हाँ, एक होता है करेस्पॉन्डिंग पीरियड। करेस्पॉन्डिंग पीरियड जो है ये कैसे कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग पीरियड्स उन दो पीरियड्स को कहा जाता है, गौर से सुने, करेस्पॉन्डिंग पीरियड्स उन दो पीरियड्स को कहा जाता है जिन दो पीरियड्स के अंदर कस्टमर का बिहेवियर, जिन दो पीरियड्स के अंदर सीजन यानी मौसम, जिन दो पीरियड्स के अंदर इकोनॉमिक हालात एक जैसे हों, डिफर ना करे। तो मिसाल के तौर पे अगर आप जनवरी और फरवरी को कंपेयर करते हैं
तो ये प्रीवियस पीरियड कंपैरिजन होगी। लेकिन अगर आप जनवरी 2010 को जनवरी 2009 के साथ या जनवरी 2011 के साथ कंपेयर करोगे तो फिर ये करिस्पॉन्डिंग पीरियड कंपैरिजन कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस साल जनवरी में जो सीजन होगा वो अगले साल भी जनवरी में वही सीजन होगा, वो पिछले साल भी जनवरी में वही सीजन था। और नॉर्मली मिसाल के तौर पे अगर सीजन एक जैसा होता है तो कस्टमर का जो बिहेवियर है, जो इकोनॉमिक हालात है, वो भी एक ही जैसे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये जो स्वेटर बनाने वाली कंपनी है, ये जो गर्म शॉल्स या ये जो स्वेटर्स वगैरह बनाती है, इनका सर्दियों में जो सेल होता है वो नॉर्मली एक जैसा होता है। हाँ, आबादी के कम होने की वजह से फिर वो फर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मौसम ठंड हो तो हर ठंड मौसम में उनकी एक तकरीबन एक बराबर जितनी सेल होती है, तकरीबन, लाजमी के बराबर हो, तकरीबन एक जैसी सेल उनकी होती है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन की वजह से और आबादी के कमी बेशी की वजह से वो फिगर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक हो गया? तो लेकिन गर्मियों और सर्दियों में इनकी सेल एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग पीरियड जो है ये कंपैरिजन सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होता है। रीजन, क्योंकि इसमें आप दो ऐसे ही पीरियड्स को कंपेयर करते हैं कि जिनमें इकोनॉमिक हालात एक जैसे हो, जिनमें सीजन एक जैसा हो, जिनमें कस्टमर का बिहेवियर एक जैसा हो, जिसमें कोई अनयूजुअल जो है कोई इवेंट, मिसाल के तौर पे अब 2005 का जो साल था, 2005 का जो साल था उसमें पाकिस्तान में जो जलजला आया हुआ था, ठीक है, वो बालाकोट वाला जो जलजला था, मानसेरा वाला। ठीक है, अब 2007 के का जो साल है, सॉरी 2005 का जो साल है, उसके साथ बकाया किसी साल का डेटा कंपेयर नहीं किया जाता। रीजन, क्योंकि उस साल तो इकोनॉमिक हालात टोटली कुछ और हो गए जब जलजला वगैरह आया था। ठीक है, या अगर किसी साल तूफान वगैरह इस तरह कोई नेचुरल डिजास्टर चीज आई हो तो बस उन सालों के साथ फिर कंपेरिजन नहीं की जाती। रीजन, क्योंकि उन सालों में तो बड़े अनयूजुअल सी चीजें आ गई है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन अराइज हो गई। ठीक हो गया? तो करेस्पॉन्डिंग पीरियड कंपैरिजन मोर मीनिंगफुल होती है। उसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास थ्योरी का छोटा सा, वो है कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल बेसिकली किसे कहते हैं? जब भी आपका नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है ना, जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपने लिए नए अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या करते हैं? अपने मकासद जो है वो आइडेंटिफाई की, हमने अगले आने वाले साल में क्या क्या चीजें अचीव करनी है, अपने लिए गोल्स आइडेंटिफाई कर देते हैं। अपने लिए क्या करते हैं? गोल्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं, हमने इस साल क्या क्या अचीव करना है। जो जो अचीव करना है वो अचीव कैसे करना है, आप उसके लिए प्लान बनाते हैं। प्लान का मतलब क्या? कि आप उसके लिए बजट बनाते हैं। आप क्या करते हैं? आप बजट बनाते हैं। डेवलप प्लान का मतलब आप बजट बनाते हैं। बजट को जब आप बनाते हैं तो आप बजट के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सेल्स का बजट बना रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग का बजट बना रहे हैं, अगर आप प्रोडक्शन का बजट, तो आप उनके सामने फिगर देखते हो तो ये क्या है? आप इसमें से हर एक को रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हो। ठीक है, और फिर आप क्या भी डिसाइड करते हैं? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अचीव करेगा तो वो बेहतर होगा, कितना अचीव नहीं करेगा तो वो पुअर परफॉर्मेंस होगा। आप ये सारी चीजें पहले से डिसाइड करते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप स्टार्ट ऑपरेशन। स्टार्ट ऑपरेशन का मतलब है कि बजट को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बजट की इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं। बजट की इंप्लीमेंटेशन जो है वो आप स्टार्ट कर देते हैं, बजट को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, आप प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई हमने जो सोचा हुआ था और हम जो हासिल कर रहे, जो अचीव हो रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। आप क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल को परफॉर्मेंस विद प्लान के साथ। एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका जो है, जो आपके एक्चुअल रिजल्ट है, आप उसको बजट के साथ कंपेयर करोगे। ये जो हमने ऊपर वेरिएंसेस पढ़े ना, ये हम यही काम कर रहे थे, कंपेरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन के नतीजे में क्या होगा? वेरिएंसेस आएंगी। वेरिएंसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसों की जुबान में डिफरेंस आएगा, आपके जो गोल्स है उनमें भी डिफरेंस आएगा। मतलब आपने जो सोचा था कि हम अचीव करेंगे और जो एक्चुअली अचीव हो रहे होंगे उसमें फर्क होगा। ठीक है, जब आप वो गोल्स अचीव नहीं कर सकेंगे जो आपने सोचा हुआ है, तो आप क्या करना है? अब करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। क्या करना है? करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं करेक्टिव एक्शंस। ये जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, TION। ये जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं। करेक्टिव एक्शंस, एक को कहा जाता है फीडबैक कंट्रोल और एक को कहा जाता है फीड फॉरवर्ड। एक को क्या कहा जाता है? फीड फॉरवर्ड। फीडबैक कंट्रोल किसे कहते हैं? जब एक मसला ऑलरेडी अराइज हो जाता है,
ठीक है, एक इशू पहले से एराइज हुआ है उसको हल करने के लिए, ठीक है, जब ऑलरेडी एक इशू एराइज हो जाता है, जब ऑलरेडी एक इशू एराइज हो गया है, इशू आ चुका है, ठीक है, अब उसको हल करने के लिए, उसको हल करने के लिए आप जो स्टेप्स लेते हैं उसको कहा जाता है फीडबैक। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता एक स्टूडेंट ने कोई टेस्ट दिया, उसमें वो फेल हो गया, इशू तो बन गया, अब वो सोच रहा है कि यार मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फेल हो गया टेस्ट, अच्छा मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने फला जगह रिवाइज नहीं की थी, मैंने किट प्रैक्टिस नहीं की थी, तो अगली दफा मैंने ये सारे काम करने, ये क्या, ये फीडबैक कंट्रोल है, क्योंकि ऑलरेडी एक इशू राइज हुआ है, उसको हल करने के लिए आप स्टेप ले रहे हो। फीड फॉरवर्ड, इससे पहले के कोई इशू एराइज हो जाए, इससे पहले के कोई मसला आ जाए, आप पहले से क्या करते हैं, आप पहले से स्टेप्स लेते हैं, आप पहले से स्टेप्स लेते हैं। तो इससे पहले कि कोई स्टूडेंट टेस्ट के लिए बैठ जाए, वो उससे पहले अगर उसकी तैयारी शुरू करे, ठीक है, ताकि यार वो मसला ही ना रहे कि टेस्ट फेल हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो फीडबैक जब कोई मसला हो गया उसको हल करने के लिए, फीड फॉरवर्ड अभी कोई मसला आया ही नहीं है, आप इससे पहले कोई मसला आ जाए उससे पहले ही आप कोई स्टेप्स लेते हैं, इसको कहा जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो मैंने सारे करवा दिए, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसकी किट करेंगे, ठीक हो गया, क्लास खत्म है, अल्लाह हाफिज।